हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा के बारे में। मैं आज आपको बताऊँगा आप अमरनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएँगे और आपका खर्च कितना आएगा। आपका जो कार्ड होता है वो कैसे बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन होता है कैसे होगा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी जो है मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर क्या मेडिकल की सुविधाएँ हैं, आपका जो बस टिकट है वो कहाँ से आपको मिलेगा, होटल के जो रेंट हैं वो क्या रहेंगे, सब कुछ जो रहता है ए टू जेड जो जानकारी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत ही रोचक और एडवेंचर से भरी हुई जो यात्राएँ हैं, वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अपना प्यार हमें दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब के से और आपके कमेंट से हमें आगे बढ़ने का मनोबल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है उन कठिन रास्तों में जाने की, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अपनी आज की इस अमरनाथ यात्रा की जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी, वो हम आपको देते हैं। तो बने रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए क्योंकि एक भी पॉइंट अगर छूटेगा, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें यात्रा के दौरान हो सकती हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो साल का जो मार्च का महीना होता है तभी यात्रा की जो डेट होती है वो ओपन ओपन हो जाती है और तभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है उस डेट के से जो यात्रा होती है, यात्रा सावन का जो महीना होता है तभी चालू होती है और आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लेना होता है। यहाँ पर ये होता है कि आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उतना जल्दी आपका नंबर यहाँ पर आता है क्योंकि जो एक दिन में यात्रा में जाने वाले लोगों की संख्या होती है, वो 3,500 से 4,000 होती है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले मेडिकल कराना होता है। मेडिकल आपका जो होता है वो सिलेक्टेड जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में होता है। आप अमरनाथ की जो वेबसाइट है, साइन बोर्ड की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप अपने इलाके के जो हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हो और अपने नज़दीकी जो आपका सरकारी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। सबसे पहले आपको मेडिकल कराना होता है, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन अगर आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है तो आप कंप्यूटर से या फ़ोन से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो या फिर आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका आधार कार्ड लगता है, आपकी फ़ोटो लगती है और साथ में आपने जो मेडिकल करवाया होता है वो वहाँ पर लगता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको 1-2 दिन में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्फर्म हो जाता है और आपकी डेट कन्फर्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी यात्रा की जो डेट है वो आ जाती है तो आपको पहुँचना होता है सब जम्मू। जम्मू पहुँचने के बाद आप जाएँगे जम्मू में भगवती नगर, भगवती पैलेस जो यात्री भवन है, वहाँ पर आपको जाना होता है। क्योंकि वहीं पर से जो आगे की सारी कार्रवाई होती है, वो वहीं से शुरू होती है। भगवती नगर जाने के बाद आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं और आपका एक कार्ड होता है वो वहाँ पर बनता है। आप वो कार्ड अपना रेलवे स्टेशन जो जम्मू रेलवे स्टेशन है उसके बाहर भी आप बना सकते हो। बहुत जगह-जगह इसके कैंप लगे रहते हैं कार्ड बनाने के लिए ताकि यात्रियों को ज़्यादा असुविधा ना हो। लोग यात्रियों के लिए बहुत आसान वहाँ पर कर देते हैं यात्रा के लिए। आपका कार्ड बन जाता है तो आप उस कार्ड की मदद से आप भगवती नगर जो यात्री भवन है उसमें आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर करना होता है अपना टिकट बुक। आप वहाँ पर काउंटर बना होता है। अगर आप पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर पहलगाम के काउंटर में जाके आप अपना टिकट बुक कर लीजिए पहलगाम के लिए बस का। और अगर आप बालटल से शुरू कर रहे हैं तो आप बालटल से के लिए कर लें। अगर मैं आप लोगों को दोस्तों सजेस्ट करूँगा यहाँ पर, अगर आप कुदरत की खूबसूरती देखना चाहते हैं, जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, आप कुदरत को बहुत करीब से देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहलगाम वाले रूट से जाइए क्योंकि पहलगाम वाला जो रूट है वो बहुत खूबसूरत है। आप जब वहाँ से जाएँगे तो आपको जो यात्रा का आनंद है, आपका यात्रा का जो अनुभव है, वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत करीब से आपको देखने के लिए मिलेगी। बाल्टल वाला रूट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट रूट है, वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, पत्थर बहुत ज़्यादा गिरते हैं।
और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ चढ़ना रहता है। वहाँ पर जो खूबसूरती है, वो आप अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही दिन में यात्रा पूरी करनी होती है, आपको दर्शन करने होते हैं और उसी दिन आपको वापस लौटना होता है। क्योंकि वहाँ पर जब बादल फटा था 2022 में, तो उसके बाद से अमरनाथ के पास जो गुफ़ा के पास में यात्रा है, वो वहाँ पर रुकने की सुविधा बंद कर दी गई है। तो आप लोगों को एक ही दिन में अपनी यात्रा पूरी करके वापस नीचे आना होता है। अगर आप पहलगाम से करते हो, तो आपको बहुत खूबसूरत दृश्य दिखेंगे, आप हमारी वीडियो में देख सकते हो। ये पहलगाम वाले रूट से हमने यात्रा करी थी, हम आपको उस रूट का यात्रा का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आप आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप पहुँच जाते हो भगवती नगर में, आपका टिकट बुक हो जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है, वहाँ पर आपको टाइमिंग दी जाती है, सुबह के 1 बजे की, 2 बजे की आपको टाइमिंग दी जाती है। आपको उठना होता है और अपनी गाड़ी में बैठना होता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं, 40-50 गाड़ियाँ जो होती हैं, वो एक साथ में वहाँ से निकलती हैं और फिर वो आपको लेके जाती है पहलगाम। आप पहलगाम पहुँचते हो। पहलगाम पहुँचने के बाद अगर आप लोगों के पास में टाइम है, तो वैसे तो वहाँ पर दोस्तों आप शाम को पहुँचते हो, तो आपको वहाँ पर स्टे करना होता है और उसके बाद अगले दिन सुबह-सुबह आपको वहाँ से उठ के वहाँ से 15 किलोमीटर आगे चंदरबाड़ी जाना होता है, जो आपको वहाँ से लोकल टैक्सी मिल जाती है, जिसका किराया 150 से 200 रुपए के बीच में होता है। तो वो चंदनवाड़ी में आप उतर के आपकी यात्रा चंदनवाड़ी से शुरू होती है। जो पहला कदम है चंदनवाड़ी से, पहली सीढ़ी जो बोलते हैं अमरनाथ की, वो चंदनवाड़ी से होती है और आपकी यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी से शेषनाग झील के लिए। तो दोस्तों, इसके बीच में जो आता है, सबसे पहले आता है पिस्सू टॉप, जिसकी चढ़ाई है लगभग 3 किलोमीटर और आप पिस्सू टॉप पहुँचते हो। उसके बाद आप शेषनाग जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो दृश्य है, ये शेषनाग जो की यात्रा से पहले का दृश्य है। शेषनाग की यात्रा आप करते हो, तो आप पिस्सू टॉप तक आपको थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है यात्रा करने में, थोड़ी कठिन यात्रा है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो दृश्य दिखता है, वो सारी की सारी हमारी थकान को मिटा देता है। दोस्तों, पिस्सू टॉप के बाद हम आगे बढ़ते हैं और जब शेषनाग झील आने वाली होती है, उससे पहले आपको वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झरने आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो ऐसा लगता है साक्षात महादेव अपनी जटाओं से गंगा को धरती में उतार रहे हैं। तो इतनी खूबसूरती इस यात्रा में देखने के लिए मिलती है कि जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थकान जो है होती है, वो बिल्कुल ऐसी जगह पहुँच के ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद शेषनाग झील बची रहती है 3 किलोमीटर, आप हमारी वीडियो में देख सकते हो। हमने पूरा यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है। तो शेषनाग झील का जो दृश्य है, थोड़ा-सा आगे बढ़ने के बाद और जब शेषनाग झील पहुँचने वाले होते हैं, तो आपको बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। शेषनाग झील इतनी खूबसूरत नज़र आती है और कहा जाता है दोस्तों, जो शेषनाग झील है, वहाँ पर आज भी साक्षात शेषनाग के दर्शन होते हैं। बहुत ही किस्मत वाले वो यात्री होते हैं, जिनको शेषनाग झील में शेषनाग के दर्शन होते हैं। दोस्तों, शेषनाग झील की जो कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। अभी हम पहुँचे हुए हैं शेषनाग में। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जब महादेव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए निकले थे, तो वो अपने सारे जो उनके पास में चीज़ें थी, वो एक-एक करके छोड़ते जा रहे थे। क्योंकि अमर कथा जो भी सुन लेगा, वो अमर हो जाएगा। तो इसलिए महादेव चाहते थे कि पार्वती के अलावा कोई भी अमर कथा ना सुन पाए। तो दोस्तों, जब महादेव निकले थे अमर कथा सुनाने के लिए माँ पार्वती के साथ में, तो सबसे पहले उन्होंने चंदनवाड़ी में अपना चंद्रमा, जो उनके सर पे विराजमान रहता है चंद्रमा, उसको चंदनवाड़ी में छोड़ा। उसके बाद वो पहुँचे पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप में उन्होंने जो उनके शरीर में पिस्सू जो छोटे-छोटे जीव थे, उनको वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद वो निकले वहाँ से शेषनाग पे। शेषनाग झील जो है, शेषनाग झील में उन्होंने जो उनके शरीर में, उनकी गर्दन पे शेषनाग रहता है, वो उन्होंने उसको वहाँ पर छोड़ा और शेषनाग से बोला कि आप यहाँ पर इस क्षेत्र की रक्षा करें और इससे आगे जब तक अब मेरी यात्रा संपूर्ण ना हो जाए, मेरी ये कहानी, मेरी अमर कथा मैं पूरी माँ पार्वती को ना सुना दूँ,
तब तक आप इस क्षेत्र से आगे किसी को भी ना बढ़ने दें। तो शेषनाग उनके आदेश के अनुसार उसी झील पे विराजमान हुए और उन्होंने उनके आदेश का पालन किया। कहते हैं दोस्तों, आज भी इस झील में शेषनाग छाया रूप में दर्शन देते हैं और बहुत सारे जो यात्री हैं उन लोगों को आज भी वहाँ पर दर्शन हुए हैं। तो एक बहुत ही रोचक बात है दोस्तों, वहाँ पर यात्रियों को भी ऐसा महसूस होता है कि उस झील में शेषनाग चल रहा है, ऐसे वहाँ पर छाया जैसी महसूस होती है और लगता है कि साक्षात वहाँ पर शेषनाग आज भी विराजमान है। तो दोस्तों उसके बाद महादेव आगे बढ़े, शेषनाग झील से आगे बढ़े और फिर वो पहुँचे गणेश टॉप। कहा जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी को गणेश टॉप पे बैठाया और उनको आदेश दिया कि जब तक का उनकी अमर कथा पूरी ना हो जाए, वो माँ पार्वती को अमर कथा ना सुना लें, तब तक वो वहाँ पर विराजमान रहेंगे और इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे और इससे आगे किसी भी जीव को, प्राणी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो दोस्तों गणेश जी गणेश टॉप पे बैठे और शेषनाग जो है वो शेषनाग झील पे बैठे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर शेषनाग झील का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, जो दिल को खुश कर देने वाला है। इतना अच्छा यहाँ पर महसूस होता है दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हो, अगर आप वहाँ पर जाएँगे, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोग पहले दिन चंदनवाड़ी से शेषनाग झील पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि शेषनाग झील पे ही रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था होती है। वहां पर आपको रुकने की सुविधा मिलती है और पहला जो पड़ाव है वो शेषनाग झील ही है। ज़्यादातर मतलब 99% लोग पहले दिन शेषनाग झील पहुंच जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको दिक्कतें होती हैं, तो वो रास्ते में जो लंगर लगे रहते हैं वहाँ पर रुकने की उनको व्यवस्था होती है, पर बहुत कम लोगों को। वो मतलब आप 100 लोगों की व्यवस्था ही रास्ते में हो पाती है। बाकी आप लोग देख सकते हो ये शेषनाग झील का जो कैंपिंग एरिया है, जहाँ पर रात को रुकने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर आपको टेंट मिल जाते हैं रुकने के लिए। जो टेंट का जो किराया होता है दोस्तों, वो पर पर्सन 500 से 600 रुपये होता है। आपको 500 से 600 रुपये आपके लगेंगे रात्रि विश्राम के लिए, और आपको जो शेयरिंग टेंट होते हैं, एक आदमी के जो टेंट होता है उस टेंट में लगभग 10 से 12 लोग रुकते हैं और एक आदमी को 500 से 600 रुपये देना होता है। मैं बार-बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से अपना बजट बनाएँ। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो लोग आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जानकारी बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो रात्रि विश्राम आप यहाँ पर कर सकते हैं और खाने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लंगर लगे रहते हैं। कम से कम 5 से 6 लंगर शेषनाग झील पर लगे रहते हैं, जहाँ पर आप अपना खाना खा सकते हो। आपको यहाँ पर रात्रि भोजन आपको मिलता है, सुबह आपको नाश्ता मिलता है, आप चाय पी सकते हैं वहाँ पर। जो भी आपका वहाँ पर लंगरों में जो भंडारे लगे रहते हैं, वहाँ पर खाने की जो भी व्यवस्था होती है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन की यात्रा आपकी शुरू होती है शेषनाग झील से पंचतरणी के लिए। तो जिसकी जो दूरी है लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। जब भी आप निकलते हैं तो शुरू के जो थोड़ा आधा किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो बहुत गंदा है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो घोड़े वाले हैं, घोड़ा पड़ाव है, तो घोड़ा पड़ाव में घोड़े खड़े रहने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी बनी रहती है। तो आप लोगों को बहुत सँभल-सँभल के यहाँ पर चढ़ना होता है और भीड़ से आप जितनी जल्दी आप निकलेंगे और सुबह आप जितनी जल्दी उठेंगे, आप उतनी जल्दी यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि धीरे-धीरे लोग उठना शुरू होते हैं और निकलना शुरू होते हैं, तो उसकी जो अगर बारिश होती है, कीचड़ होता है, तो रास्ता खराब हो जाता है और फिर घोड़े चलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि घोड़े की लीद रहती है, गंदगी रहती है, तो उसकी वजह से लगभग आधा किलोमीटर तक यहाँ पर आपको रास्ते में कीचड़ और फिसलने का थोड़ा-सा भय रहता है। जब भी आप एक बार नदी क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद रास्ता थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा हो जाता है। और फिर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको प्रकृति की जो खूबसूरती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति की सुंदरता, महादेव की इस नगरी की सुंदरता आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से आप यात्रा के हिसाब से आप यहाँ पर जा रहे हैं, आप वो चीज़ें अनुभव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साक्षात महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि महादेव की वो नगरी, देवलोक जो होता है, स्वर्गलोक
कितना खूबसूरत होता है, वो भी आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हज़ारों प्रकार के फूल यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, मानो ऐसा प्रतीत होता है जहाँ जैसे यहाँ पर देवलोक में देवताओं ने स्वयं महादेव के स्वागत के लिए यहाँ पर फूल बिछाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य रहता है, बहुत ही खूबसूरत जो व्यू है यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ों का, बादलों का, हरे-भरे जो चारागाह हैं जिनको बुग्याल बोलते हैं, उनकी बहुत ही खूबसूरती यहाँ पर नज़र आती है। दोस्तों, आपकी पहली चढ़ाई यहाँ पर पूरी होती है। आप पीछे मुड़ के एक बार ज़रूर देखिए, आप जिस रास्ते से आए, उस रास्ते की सुंदरता कितनी खूबसूरत है। फिर यहाँ से जो दूसरी चढ़ाई शुरू होती है, वो होती है गणेश टॉप के लिए। गणेश टॉप यहाँ से आपका बचा रहता है लगभग 3 किलोमीटर, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा लंगर जो दिल्ली वालों का है, वो आपको पशुपति में आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहा होता है। बस आपको वहाँ पहुँचने के लिए आपको गणेश टॉप की चढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ती है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये आपको जो दृश्य दिख रहा है, ये दृश्य है गणेश टॉप का। गणेश टॉप का पे चढ़ने के बाद फिर आपकी जो आज की जो यात्रा होती है उसमें आपको कहीं पर भी चढ़ाई नहीं मिलती है। गणेश टॉप पहुंचने के बाद पंचतरणी के लिए जब आप निकलते हैं तो वहां से लगभग 9 किलोमीटर का आपका सफर बचा होता है जो आपको पूरा आपके उतरना ही आपको रहता है। आपकी जो यात्रा रहती है वो पूरी की पूरी आपकी नीचे की तरफ रहती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया रुकने के लिए आपको जो व्यवस्था होती है आप सब जगह हर एक जो कैंप साइट पे जो आपकी यात्रा का पड़ाव है वहाँ पर आपको रुकने के लिए टेंट मिल जाते हैं। आप अमरनाथ आप पहलगाम में आपको टेंट मिल जाएँगे जिनका किराया 400 से 500 होता है। उसके बाद आपको शेषनाग पे आपको टेंट मिल जाते हैं जिसका किराया 500 से 600 रुपये होता है। पंचतरणी में भी आपको रुकने के लिए व्यवस्था होती है जो वहाँ की मेन कैंप साइट है, वहाँ पर भी आपको 500 से 600 रुपये में आपको रुकने के लिए व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद आप बाल्टल उतरते हैं तो बाल्टल में भी आपको 400 से 500 रुपये में आपको रुकने की आपकी व्यवस्था हो जाती है। दोस्तों, खाने के लिए मैंने आपको बताया, खाने के लिए आपको हर जगह आपको रास्ते में आप जब रात्रि विश्राम करने की जो जगह होती है, वहाँ पर सब जगह आपको लंगर लगे रहते हैं, भंडारे लगे रहते हैं, बहुत सारे भंडारे होते हैं, आप भंडारों में वहाँ पर खाना खा सकते हैं। उसके अलावा रास्ते में छोटी-छोटी दुकानें भी रहती हैं, अगर आपको पानी लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स कुछ भी आपको लेना है, तो रास्ते में दुकानें होती हैं, आप वहाँ से भी चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, ये है जो आप देख रहे हो अभी वीडियो में, ये पशुपति है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लंगर लगा रहता है। मैंने उस लंगर की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो पूरी वीडियो मैं डालूँगा। आप देख सकते हो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं लंगर में। उसके बाद हम निकलते हैं पंचतरणी के लिए। पंचतरणी का जो रास्ता है यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल चढ़ाई नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे उतरना होता है और साथ में आपको मिलती है एक छोटी-सी नदी जिसके साथ-साथ आप पहुँचते हैं पंचतरणी। तो दोस्तों, आपका अभी मैं इस यात्रा में क्या कितना खर्चा आ सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपका जो टिकट होता है जम्मू से पहलगाम के लिए वो लगभग अगर आप ऑर्डिनरी बस में आते हो तो 400 रुपये के आसपास में रहता है, अगर आप वॉल्वो में आते हो तो वो 800 रुपये के आसपास में होता है। एसी बस में आते हो तो 800 रुपये रहेगा और आप जो सरकारी रोडवेज की बस होती है जम्बू की उसमें अगर आप आते हो तो उसमें 400 रुपये के आसपास 410 415 रुपये किराया है। तो उसमें भी आप आ सकते हो, दोनों में से जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप आ सकते हो। उसके बाद रुकने के लिए जो है आपका जितने नाइट आप रुकते हो आप पर डे का 500 रुपये आप पकड़ के चलिए एक आदमी का। तो आपको अगर आप 4 रात रुक रहे हो तो आपका 2000 लगभग रुकने का खर्चा आएगा। अगर आप 5 रात रुक रहे हो तो आप पर नाइट का 500 रुपये कैंप में रुकने का है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहलगाम से लेके बालटल का। अगर आप और ज़्यादा अगर आप बालटल में या फिर आप पहलगाम में अगर आप होटलों में रुकना चाहते हो तो फिर होटलों का किराया थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैं आपको सिर्फ़ इसमें कैंपिंग का मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, रास्ते में हर जगह लंगर लगे रहते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर कुछ भी खाने के लिए खर्च करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो आपका खाने में यहाँ पर बिल्कुल भी खर्च नहीं होता, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रुकने के लिए यहाँ पर खर्च होता है।
और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोग भंडारे में रुकने के व्यवस्था के हिसाब से जाते हैं। वो बहुत सारे लोगों को ऐसे वहाँ पर गलतफ़हमी होती है कि भंडारे में रुक जाएँगे, भंडारे में रुकने की व्यवस्था होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भंडारे के भरोसे आप बिल्कुल ना जाएँ, भंडारे में रुकने के भरोसे आप ना जाएँ। आपको भंडारे में खाने की पूरी व्यवस्था रहेगी, आप जितना खाना चाहते हो आपको मिलेगा, पर रुकने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर उम, रु बोह रुकने की व्यवस्था भी होती है तो 10 से 15 लोग ही वहाँ पर एक भंडारे में रुक सकते हैं और वो भी तब जब उन लोगों का रात का भोजन हो जाता है। 10 बजे के बाद वो लोग सोने के लिए देते हैं। अगर आप थक जाते हो, अगर आप भीग जाते हो और आप भंडारे में रुकने के हिसाब से पैसे लेके गए हो, तो फिर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अपना ऐसा बजट रखिए कि आप कैंप में रुक पाएँ। कैंप में पर पर्सन का मैंने आपको बताया, एक आदमी का 1 रात का ₹500 के हिसाब से आपको जितनी रातें रुकनी है, जितनी रात का आपको यात्रा करनी है, उस हिसाब से आप अपना खर्चा लेके जा सकते हैं। और खाने का यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं रुकेगा लगेगा। अब मैंने आपको बता दिया कहाँ रुक सकते हैं, खाना आपको कैसे मिलेगा और आपका खर्चा कितना होगा मैं अब लगभग मैंने आपको बता चुका हूँ। और जब आप बाल्टल पहुँचते हैं, तो बाल्टल से जम्मू जाने का जो किराया है वो ऑर्डिनरी बस का लगभग ₹650 है और जो एसी बस है उसका लगभग ₹1200 है। तो आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए। आपका जम्मू से पहलगाम ₹400 और उसके बाद पर नाइट का ₹500 रहने का और बाल्टल से उतरने का ₹650। तो ये जो खर्च होता है यहाँ पर इतना खर्च होता है जो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी यात्रा का बजट बनाने के लिए। और खाने का आपको कोई खर्च नहीं होता है और मैंने आपको बता दिया आप कैसे जाएँ। अभी आप देख सकते हो हम लोग निकले हुए हैं पंचतरणी से दर्शन करने के लिए, महादेव की उस पवित्र गुफ़ा के दर्शन के लिए। यहाँ से पंचतरणी से जो गुफ़ा की दूरी है वो लगभग है 5 किलोमीटर, उसमें से हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं। आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, ये जो पॉइंट है यहाँ से चढ़ाई ख़त्म हो जाती है, सीधा रास्ता आता है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी लोगों से निवेदन करूँगा जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, पहले कोशिश कीजिए कि वो पैदल ही यात्रा करें। और अगर रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं किसी को फिज़िकली, तो वो फिर घोड़ा ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं और पिट्ठू आप लोगों का जो बैग है उसको कैरी करने के लिए यहाँ पर पिट्ठू उठाने वाले लोग भी आपको मिल जाते हैं। पर मैं आपको बोलूँगा घोड़े में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो आप अपने रिस्क कैलकुलेट करके ही घोड़े पे बैठें। और अगर आप सक्षम हैं, आप लोग यंग हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि उस जीव को परेशान करने से अच्छा आप पैदल चलें। आपकी जितनी भी यात्रा हो पाई वो सुकून वाली होगी और उसी में महादेव आपको आशीर्वाद देंगे। तो घोड़े को आप अवॉइड करें पहले, जब तक आप परेशानी ना हो आपको तब तक आप उस पे बिल्कुल ना बैठें। तो दोस्तों जब ये आप लगभग पहले पंचतरणी से लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर आगे पहुँचते हैं, तो आपको यहाँ से महादेव के साक्षात दर्शन होते हैं। महादेव की जो वो पवित्र गुफ़ा है जहाँ पर महादेव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वहाँ पर आप वो आपको देखने यहाँ से शुरू हो जाती है और मानो ऐसा लगता है साक्षात महादेव हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और रास्ते में आपको बहुत सारे छोटे-छोटे यहाँ पर ग्लेशियर मिलेंगे। अगर आप यात्रा की शुरू में जाते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी। अगर आप मिड में जाते हो तो आपको छोटे-छोटे बर्फ़ के पैच मिलेंगे और आप यात्रा जब ख़त्म होने वाली हो आप तभी जाते हो तो फिर यहाँ पर बर्फ़ की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाती है। और महादेव की उस पवित्र गुफ़ा के दर्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो गुफ़ा है, गुफ़ा के पास में आपका सामान जो है वो रख लिया जाएगा। आपका फ़ोन, आपका कैमरा वो वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा। गुफ़ा में आप कैमरा नहीं अभी ले जा सकते हैं, तो आपको दूर से ही फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी यहाँ पर करनी होती है। उसके बाद फिर आप निकलते हो। अगर आप सेम रास्ते से वापस जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, वो लोग पहलगाम से आते हैं और बाल्टल से उतर जाते हैं। तो ये भी ठीक है, आप पहलगाम से आइए और बाल्टल से आप उतर सकते हैं। पर बाल्टल वाला जो रास्ता है वो थोड़ा रिस्की है, कीचड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है और जो पहाड़ी की चट्टान है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डीप है, वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। जो पहलगाम वाला रास्ता है वो बहुत सेफ़ है, 90% रास्ता सेफ़ है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी मैं आपके साझा कर रहा हूँ।
कि आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं और आपका कितना खर्च आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दी है। आप लोग ये यात्रा कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग कब का प्लान कर रहे हैं, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और आप यात्रा कब कर रहे हैं, आप लोग यात्रा कितनी बार कर चुके हैं, ये भी आप मेंशन कीजिए कि आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार जितनी बार भी आप यात्रा कर चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप वो भी बताइए कमेंट में। और इससे पहले हमने पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है, हर एक कैंप साइट की, हर एक पड़ाव की हमने वीडियो बना के डाली हुई है, अमरनाथ यात्रा की, वो भी आप जाके देख सकते हैं। पूरा जम्मू से हमने शुरू किया था पहलगाम, पहलगाम से शेषनाग झील, शेषनाग झील से पंचतरणी, पंचतरणी से दर्शन करा के हमने आपको यात्रा कराई थी। तो दोस्तों आप ज़रूर देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक का के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महा